दोस्तों, भैया जी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम विक्रम सिंह परिहार है। जैसे हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कहा था कि हम लोग प्रस्तावना से पॉलिटी से स्टार्ट करेंगे टॉपिक को, तो आज मैं लेके आया हूँ प्रस्तावना। ये आपके सामने है और हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि प्रस्तावना आया कैसे, क्योंकि हम लोग का संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ये आपको पता ही होगा। उसके 4 दिन बाद जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को एक प्रस्ताव रखा था, जिसमें कहा था कि एक प्रस्तावना होना चाहिए हमें संविधान में। लेकिन इनके विचार को करते करते संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को इसको प्रस्तावना को मान लिया और संविधान में एक प्रस्तावना रख दी गई। तो हम लोग प्रस्तावना के बारे में बताते हैं और प्रस्तावना में जो संकल्प है, स्रोत है, उद्देश्य है, उसके बारे में हम लोग बताते हैं। चलिए देखते हैं। प्रस्तावना हम लोग की शुरू होती है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग, तो संविधान का जो स्रोत है हम भारत के लोग से ही शुरू होता है। मीन्स हम भारत के लोग, संविधान का जो संकल्प है, जो जनता पे निहित है, जनता सर्वोच्च है संविधान के लिए। इसलिए संविधान का जो स्रोत है, पहला स्रोत होता है, बोलते हैं संविधान का स्रोत। संविधान का स्रोत जनता पे निहित है। ये पहला पार्ट होता है हम लोग का, जो स्टार्टिंग में संविधान में बोलते हैं हम भारत के लोग। फिर इसके बाद आता है भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। इसका हो गया ये संकल्प। ये संविधान का ये संकल्प दिया गया है कि भारत को एक प्रभुत्व संपन्न। इसका मतलब ये होता है कि भारत स्वतंत्र है, आंतरिक और विदेशी मामलों में अपना कोई निर्णय लेने के लिए भारत स्वतंत्र है। इसका मतलब ये होता है प्रभुत्व संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न मतलब होता है भारत स्वतंत्र है आंतरिक विदेशी मामलों में लेने के लिए। इसमें किसी भी देश का हस्तक्षेप नहीं होगा। दूसरी बात आता है समाजवादी। आपको पता ही है कि समाजवादी मतलब होता है धर्म, जाति, लिंग, अमीरी, गरीबी, किसी के भी आधार पर भेदभाव नहीं करना। सारे जनता जो हम लोग की नागरिक है भारत की, वो एक समान है। ये समाजवादी मतलब हो गया इसका। पंथ निरपेक्ष मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष एक ही मतलब है, क्योंकि राज्य का कोई अपना खुद का धर्म नहीं होगा। वो सारे धर्मों को एक समान के हिसाब से चलाएगी, मतलब सारे धर्म का सम्मान करेगी। आप चाहे पारसी हो, मुस्लिम हो, सिख हो, हिंदू हो, कोई भी हो आप, लेकिन आपको भारत किसी एक धर्म को प्रचार नहीं करेगी। इसका मतलब होता है पंथ निरपेक्ष। भारत सभी धर्मों का सम्मान करेगी। आप किसी भी धर्म के हो, आपका सम्मान होगा। लोकतांत्रिक मतलब होता है, आपको पता है हमारे देश के जो प्रधानमंत्री बन के आते हैं वो जनता द्वारा चुन के आते हैं। तो ये लोकतांत्रिक गणराज्य हमारा देश। मीन्स जैसे कि जनता ही द्वारा निर्वाचित होते हैं और जनता ही द्वारा हटाए जाते हैं, तो ये लोकतांत्रिक है। अब्राहम लिंकन ने कहा होगा जनता के लिए, जनता को और जनता के द्वारा। तो इसी का मतलब यही है कि लोकतांत्रिक गणराज्य। लोकतांत्रिक गणराज्य मतलब होता है कि अपना जो गणतंत्र है, जो चुनाव लड़के जो हम लोग चुनाव करते हैं, जो बन के आता है वो लोकतांत्रिक के द्वारा ही बन के आते हैं। कोई भी हो तो आप स्वतंत्र हैं उस चीज़ के लिए। और गणतंत्र मतलब होता है हमारे देश का कोई भी जो प्रमुख होगा वो वंशानुगत नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ब्रिटेन के हैं, वहाँ पे उनके ब्रिटेन के रानी एलिजाबेथ हैं, फिर उनकी पोती हैं, फिर उनकी नाती हैं, मतलब उन्हीं का ही वंश चल के आता है। लेकिन हमारे देश में नहीं है। हमारे गणतंत्र है, वंशानुगत शासन नहीं है। इसमें जनता द्वारा चुना जाएगा और जनता द्वारा हटाया जाएगा। ये गणतंत्र हो गया इसका मतलब। अब आते हैं आगे। बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये हो गया हमारे संविधान का उद्देश्य। उद्देश्य क्या है प्रस्तावना का? उसको बनाने के लिए समस्त नागरिकों को, जो हमारे नागरिक हैं, उसका उद्देश्य है नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। हमारे प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 3 प्रकार की न्याय हमारे प्रस्तावना में है। और यही सामाजिक, आर्थिक न्याय 3 प्रकार की तुम्हारे पार्ट 4 में भी हैं, राज्य की नीति निर्देशक तत्व में भी। लेकिन अभी हम लोग प्रस्तावना पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में बताते हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये 3 प्रकार की न्याय हमारे प्रस्तावना में है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास की, धर्म और उपसाधना की स्वतंत्रता है। मतलब विचार, कोई भी आप विचार कर सकते हैं, स्वतंत्र है। अभिव्यक्ति, आप कुछ भी घूम सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, स्वतंत्र है। विश्वास कर सकते हैं। धर्म और उपसाधना की स्वतंत्रता है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। जैसे आपने पिछली वीडियो में पूछा था कि कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, कितने प्रकार की समानता है, तो ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। तो ये 5 प्रकार की, अब विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपसाधना और ये की स्वतंत्रता दी गई है।
प्रतिष्ठा की भी स्वतंत्रता दी गई है। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। अब आगे और देखते हैं कितने प्रकार की समानता है। अवसर की समानता दी गई है, प्रतिष्ठा और अवसर, ये 2 प्रकार के समानता के लिए दी गई है। 2 प्रकार की समानता दी गई है हमारे प्रतिष्ठा और अवसर प्राप्त करने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। बंधुता मतलब होता है भाईचारा। ये भाईचारा किस संविधान से लिया गया है? फ्रांस के संविधान से। फ्रांस का हमारे संविधान में 3 प्रकार के, आपको बता दूं मैं, हमारे संविधान में 3 प्रकार की क्रांति का 3 प्रकार की क्रांति का प्रभाव है। ठीक है, पहली क्रांति अमेरिका की क्रांति, दूसरी क्रांति फ्रांस की क्रांति, और तीसरी क्रांति रूस की क्रांति। अमेरिका की क्रांति कब हुई थी? 1776 में ये अमेरिका की क्रांति हुई थी। इसी क्रांति के बाद अमेरिका स्वतंत्र हुआ था। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका स्वतंत्र हुआ था, क्योंकि अमेरिका भी एक गुलाम था देश था। अमेरिका भी आपको पता होना चाहिए, अमेरिका भी गुलाम देश था एक। फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में, ये फ्रांस की क्रांति हुई, और रूस की क्रांति हुई थी 1917 में। तो ये फ्रांस की क्रांति से लिया गया है बंधुता। इसका मतलब होता है भाईचारा। बंधुता मतलब बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है 26 नवंबर 1949, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत किया गया था। अंगीकृत मतलब हमारा संविधान लिख लिया गया था 26 नवंबर 1949 को, पूरा तैयार कर लिया गया था। जैसे कोई चीज़ होती है लिख लिया जाता है, रख लिया जाता है लिख के, लेकिन 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है, 26 जनवरी 1949 को ये अंगीकृत कर लिया गया था। तो कभी आपका क्वेश्चन पूछा जाए कि संविधान कब अंगीकृत हुआ और कब लागू हुआ, तो ये डिफरेंस है दोनों में। अंगीकृत हुआ 26 नवंबर 1949 को और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो ये 26 नवंबर। मिति मार्क्सिस्ट शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006, ये उस समय की डेट है 2006 की शुक्ल संवत की। कुछ इस संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रीत करते हैं। इसका मतलब ये संविधान सभा को हम लोग अंगीकृत कर देते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मप्रीत करते हैं संविधान सभा को। ये टोटल हो गया आपको संविधान सभा के बारे में। अब क्वेश्चन आता कैसे है कि संविधान सभा का स्रोत क्या है? तो जनता में निहित है संविधान का स्रोत, जनता के द्वारा ही, क्योंकि आप ही संविधान के सर्वोच्च हो आप, क्योंकि संविधान जब भी शुरू होता है तो हम भारत के लोग से शुरू होता है, इसलिए जनता पे संकल्प दे दिया गया है कि कितने, ये पूछ दिया जाएगा कितने प्रकार की क्रांति इसमें प्रभाव डालती है, तो 3 प्रकार की क्रांति प्रभाव डालती है इसमें। और हमारे संविधान कितने 3 प्रकार की क्रांति प्रभाव डालती है, हमारे संविधान में कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। तो आपके सामने लिखा है स्वतंत्रता 1 2 3 4 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, 3 प्रकार की न्याय है, 2 प्रकार की समानता है, 1 प्रकार का भाईचारा बंधुत्व, ये आता है क्वेश्चन में। और 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, ये स्टार्टिंग में संविधान का था। अब ये पूछते हैं कि संविधान, ये बताइए कि संविधान की आत्मा क्या है? तो संविधान की आत्मा आपको पता होना चाहिए कि प्रस्तावना ही है। संविधान की आत्मा प्रस्तावना है। लेकिन अगर ये पूछ दिया B.R. अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा क्या है, अगर B.R. अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये है ठाकुर दास भार्गव, इसने संविधान की आत्मा कहा है प्रस्तावना को। इनने कहा है संविधान, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है ना। संविधान की समझ देना, आपने कॉन्सेप्ट समझ रहे हो आप, बस एक्टिंग ना देखो आप। प्रस्तावना है, आत्मा है, ये आता है ठाकुर दास भार्गव ने। किसने कहा है? ठाकुर दास भार्गव ने कहा है प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। और अगर ये पूछ दिया जाए संविधान की आत्मा क्या है B.R. अम्बेडकर के अनुसार, तो अनुच्छेद 32 है जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसके तहत आप अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, याचिका दायर कर सकते हो, आपके खिलाफ कोई अगर गलत हो रहा है तो आप जा सकते हो इस चीज़ के लिए। तो ये इसलिए ठाकुर दास भार्गव। और संविधान का परिचय पत्र किसने किया है? यहाँ से पूछ लिया जाए कि संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है, तो ये
MA पालकी वाला इस संविधान को प्रस्तावना को हिंदी में न जाइए, आप समझ जाइए कॉन्सेप्ट समझ के कि MA पालकी वाला ने प्रस्तावना को परिचय पत्र कहा है, ये बात हुई। अब ये पूछ दिया कि संविधान की अंग है कि नहीं, संविधान जो प्रस्तावना हमारा है वो संविधान का अंग है कि नहीं। तो इसके लिए दो बातें आई हैं, संविधान की जो प्रस्तावना है संविधान का अंग है कि नहीं है, तो इसमें हम बताते हैं आपको आगे। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि जो प्रस्तावना है, जो प्रस्तावना लिखी है, इस संविधान का अंग है कि नहीं है, तो इसके लिए दो बातें आई थी। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, ये वीरूभाई वाड़ी वाद में, संघवाद है, वीरूभाई संघवाद, ये सन 1960 में हुआ था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। इसमें वीरूभाई वाड़ी संघवाद में साफ संविधान उसने प्रस्तावना ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने, कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। और आपको बहुत फेमस हुआ होगा केशवानंद भारती केरलवाद बनाम केरलवाद, केशवानंद भारती बनाम केरलवाद जो हुआ है, ये लिख लीजिएगा, केशवानंद भारती बनाम केरलवाद। इसमें कहा गया है प्रस्तावना संविधान का अंग है। इसमें साफ कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, लेकिन इसमें ये भी कहा गया लेकिन प्रस्तावना है, इसका मूल ढांचा नहीं बदला जाएगा। मतलब इसके मूल ढांचा जो प्रस्तावना का है, संविधान को संशोधन नहीं किया जाएगा, लेकिन इसका मूल ढांचा न बदल के ये अंग है इस प्रस्तावना का। मतलब इसके आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो लिखा हुआ है इसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इसके आगे बढ़ा सकते जरूर। तो ये इसमें कहा गया कि प्रस्तावना अंग है, लिख दे रहा हूँ मैं, आप याद रखिएगा। परंतु मूल ढांचे को नहीं बदल सकते, ये प्रस्तावना का अंग है। अब ये क्वेश्चन आ गया, आपसे ये पूछा जाए, क्योंकि 42वें इसके बाद ही 42वां संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1976 ये हुआ था। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, ये 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन में। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये बताइए क्या मूल संविधान में प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता ये लिखी गई थी? तो ये बिल्कुल नहीं लिखी गई थी। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में कहा गया था, और इसी को मिनी संविधान भी कहते हैं हमारे संविधान में, इसको बोलते हैं मिनी संविधान। सबसे ज़्यादा अमेंडमेंट इसी में हुआ था, सबसे ज़्यादा परिवर्तन संविधान में जो हुआ था, जितने मतलब बदले गए थे ज़्यादातर इसी 42वें संविधान संशोधन 1976 में बदले गए थे। तो हम इतना पढ़ लिया हम लोगों ने प्रस्तावना के बारे में। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि प्रस्तावना संविधान का अंग है कि नहीं है, तो केशवानंद भारती वाद में है और वीरूभाई वाद में नहीं है। दूसरी बात, अगर ये पूछ दिया जाए कि आत्मा है संविधान की प्रस्तावना, तो आत्मा है संविधान की प्रस्तावना। अगर ये पूछ दिया BR अम्बेडकर के अनुसार है, तो BR अम्बेडकर के अनुसार अनुच्छेद 32 है, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया है, अनुच्छेद 32 उनके अनुसार है। वैसे ये संविधान आत्मा है। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में, क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन अच्छे लेवल में क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, जैसे 20 तक में क्वेश्चन आ चुके हैं प्रस्तावना से रिलेटेड हुए, तो वो भी सॉल्व करेंगे हम लोग। और जो कुछ कमी रह गई है, तो वो क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो उसमें हम लोग अच्छी तरह और सॉल्व कर लेंगे सही से। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि हम लोग और तुम लोग में अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग बन सके। तो धन्यवाद, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेके रिलेटेड टू प्रस्तावना। थैंक यू।